संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। संधान के इस कार्यक्रम में आज हिंदी की चर्चित कहानियाँ इस विषय को लेकर मैं रामशंकर पुजारी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हिंदी की चर्चित कहानियों पर विशेष रूप से प्रकाश डालने, उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं। आप जो हैं चर्चित कहानियों पर कुछ कहानियाँ आपने चुनी है और उन पर विशेष रूप से आप बात करेंगे। कहानी कितनी नई है, कितनी पुरानी है, उसका प्रारंभ कब से होता है, वो क्या परंपरा है, ये बड़ा ही झंझट वाला विषय है। वेद पुराण ये सब कहानियों के स्रोत माने जाते हैं, लेकिन लिखित कहानी की परंपरा का पहला ग्रंथ जो है वो बृहत कथा माना जाता है। लगभग ईस्वी सन के प्रारंभिक समय की वह रचना गुणाढ़ नामक व्यक्ति ने जो संकलित किया, और इसी ग्रंथ का संस्कृत में जो अनुवाद है, जो आज भी सुरक्षित रूप से मिलता है, वह कथा सरित सागर के रूप में है, सोमदेव कृत। और दूसरा जो उपलब्ध ग्रंथ है वो है पंचतंत्र, और तीसरा ग्रंथ जो है 10 कुमार चरित है। लेकिन ये सब कहानियों के ऐसे रूप हैं जिनका आज की कहानी, जिनका हमें अध्ययन करना है, जो हम पढ़ते हैं, जिनकी चर्चा करनी है, हिंदी साहित्य की जो कहानी की परंपरा है, जो इतिहास है, उन कहानियों से इन कहानियों का कोई विशेष लगाव नहीं है। हिंदी कहानी की जो हम बात करते हैं तो उसमें 1900 से शुरुआत जो गद्य काल है वहाँ से करते हैं। तो उसे अगर पहला युग कहा जाए हिंदी कहानी का प्रारंभिक समय, तो 1900 से लेकर 1914 तक का अगर समय रखा जाए तो इस समय जो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी की, मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र 1901 में प्रकाशित हुई, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, माल गोदाम की चोरी गोपाल राम गहमरी, फिर किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजादत्त बाजपेयी पंडित और पंडितानी, रामचंद्र शुक्ल 1903 में प्रकाशित हुई 11 वर्ष का समय, एक बंग महिला की कहानी दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद कहानी जो है 1909 में प्रकाशित हुई, और इसी क्रम में फिर जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी 1911 में प्रकाशित होती है। जयशंकर प्रसाद की एक और कहानी 1911 में प्रकाशित हुई थी चंदा नाम से। जयशंकर प्रसाद की और कई कहानियाँ 1912 में प्रकाशित हुई, रसिया बालम, तानसेन वगैरह। फिर राधिका रमन सिंह की कहानी कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई, और ये कहानियों का पहला दौर माना जाता है। और इन कहानियों में जो है मुख्य विषय से प्रेम और प्रेम का चित्रण, चरित्र का चित्रण, लेकिन इन कहानियों में हम देखते हैं कि सामाजिकता का अभाव, सामाजिक जो सरोकार हैं उनसे ये कहानियाँ काफ़ी दूर हमें दिखाई देती हैं। कहानी के विकास का दूसरा चरण जो है वो 1915 से लेकर के 1936 तक का माना जाता है, जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी प्रकाशित हुई 1915 में, उसने कहा था, यहाँ से कहानी का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। उसी समय 1915 में छबीलेलाल गोस्वामी की विमाता नाम की कहानी भी प्रकाशित हुई, जो इस कहानी की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कहानी है। ज्वालादत्त शर्मा की मिलन कहानी भी 1915 में प्रकाशित हुई। और इसी तरह जब कहानी एक नया करवट, कहानी में एक नया स्वरूप सामने आने लगा, और इसी बीच 1915 के दिसंबर महीने में सरस्वती में एक कहानी प्रकाशित होती है, साउथ। लेखक थे प्रेमचंद, और फिर जो कहानियों का सिलसिला शुरू होता है, प्रेमचंद जिस प्रकार कहानियाँ लेकर आते हैं वह पूरा एक कहानी का एकदम से स्वरूप बदल जाता है। पंच परमेश्वर, ये प्रेमचंद के बढ़ते हुए क्रम में कहानियाँ कि नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, और अंतिम समय में जो है वो कफन कहानी प्रकाशित होती है। इस दूसरे दौर में प्रेमचंद एक सबसे बड़े
या एक विशेष कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में आते हैं। इसी बीच सुदर्शन, हार की जीत, ऐसी आदर्श प्रधान कहानियाँ भी लिखी गईं जो काफ़ी चर्चित रहीं। विश्वंभर मानव कौशिक की कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद, भले ही उन्होंने पहले शुरुआत की लेकिन वो भी इस दूसरे दौर में भी उनकी कहानियाँ बड़ी प्रचलित हुई। 150 के करीब कहानियाँ लिखी और इस दौर में भी गुंडा, ममता, मधुआ, आकाशदीप और इंद्रजाल जैसी कहानियाँ लिखकर प्रेमचंद के समानांतर जयशंकर प्रसाद भी कहानियों के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, दुखों में कासे कहूँ मोरी सजनी 1914-15 के आसपास प्रकाशित हुई। पांडे, बेचन शर्मा उग्र, उसकी माँ, ये ऐसी कहानियाँ थी जिनमें सामाजिकता के स्वर जो हैं वो धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। इसके बाद कहानियों का आगे विकास देखते हैं। तीसरा युग जो है, अब चूँकि समय सीमा में बांधना मुश्किल है क्योंकि वही रचनाकार हैं जो पहले भी लिखते थे और ये कहानियों का जो विकास है वो प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, समय में उनको बांधना जो है संभव नहीं होता है। तो कहानीकार के रूप में जैनेंद्र आते हैं, अज्ञेय आते हैं, यशपाल आते हैं, पर्दा कहानी बड़ी चर्चित रही उनकी, इलाचंद जोशी आते हैं, भगवती चरण वर्मा, दो बांके और इस तरह की कहानियों के हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को लाते हैं। 1950 के बाद कहानी का एक नया नामकरण होता है और सभी कविता और उसके क्षेत्र में भी हम जानते हैं कि समकालीनता एक शब्द आता है और कहानी के क्षेत्र में भी समकालीन कहानी 1950 के बाद इस नाम को स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें जो है अब चूँकि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विश्व स्तर पर होने वाली विविध क्रांतियाँ और कई एक पहलू विश्व युद्ध, ये सारी चीज़ें जो हैं समाज पर बहुत प्रभाव डालते हैं और इसके कारण जो है वो कहानियों में बहुत कुछ बदलाव आता है। शिल्प में बदलाव आता है, कथ्य में बदलाव आता है। वो सब कैसे आता है, क्या है, चर्चित कैसे होती हैं कहानियाँ, ये सब बातें हम त्रिपाठी जी से जानेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मोहभंग की स्थिति है, परंपरागत मूल्यों से टकराहट है, अस्तित्व के संकट की जो बात है वो उसकी अभिव्यक्ति आती है, आंचलिकता एक नए रूप में कहानियों के माध्यम से व्यक्त होती है, हास्य व्यंग्य भी साथ साथ में शरद जोशी आदि के साथ में चलता रहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो समकालीन कहानियाँ लेकर आती हैं। स्त्री पुरुष संबंधों की जो बात है वो इसमें आती है, दलितों की जो बात है वो इसमें आती है। और कहानीकारों में जो हैं कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत, नागमणि, राजा निर्बंसिया जैसी कहानियाँ लेकर आते हैं। मोहन राकेश, मलबे का मालिक, जो सांप्रदायिकता की बात को हमारे सामने रखती है। परमात्मा का कुत्ता, एक ठहरा हुआ चाकू और लंच टाइम इनकी और प्रसिद्ध चर्चित कहानियाँ हैं। मार्कंडेय, भूदान, आदर्श कुक्कुट ग्रह जैसी कहानियाँ लेकर आते हैं। भीष्म साहनी, वांगचू, चीफ की दावत जो 5 सितंबर 1976 में धर्म युग में पहली बार प्रकाशित हुई थी, बड़ी चर्चित कहानी जिसकी चर्चा संभवतः आज त्रिपाठी जी करने भी वाले हैं। राजेंद्र यादव, टूटना और उषा प्रियमबदा, एक नाम बड़ा अच्छा है, मछलियाँ इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और उसके अलावा वापसी जैसी कहानियों के रचनाकार मन्नू भंडारी, अकेली, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिकता के स्वर को लेकर आते हैं। पंचलाइट, लाल पान की बेगम, रसप्रिया, तीसरी कसम, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आंचलिकता के स्वर में शैलेश मटियानी, श्रीलाल शुक्ल आदि का नाम भी लिया जाता है। हास्य व्यंग्य की परंपरा को लेकर चलने वाले परसाई जी, भोला राम का जीव आदि के माध्यम से सामाजिक सरोकार और आज के संकट को सामने रखते हैं। ज्ञान रंजन एक और बड़ा नाम है कि अमरूद का पेड़, पिता, घंटा, छलांग, ये इनकी बड़ी चर्चित कहानियाँ रही हैं। तो आइए इस कहानी की विकास यात्रा में जिन कहानियों की चर्चा आज त्रिपाठी जी करने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा कि सर ये कहानी की जो विकास यात्रा हम देखते हैं 1900 से लेकर के प्रेमचंद के युग और जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ, उसके बाद का समय और आज समकालीन कहानियों के दौर में अब ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो विशेष रूप से चर्चित रहीं और जिनकी चर्चा आज हम विद्यार्थियों के समक्ष कर सकते हैं, आप उस पर कुछ बताइए सर त्रिपाठी जी। कहानी पर बात करने के लिए
मेरे मन में था कि नई कहानी के कुछ कहानियों को चुनूं और उस पर बात करने के लिए उसकी पूर्व नज़र डाला तो मुझे लगा कि कफन कहानी नई कहानी से भी आगे की कहानी है, इसलिए उसके बिना नई कहानी के विकास को भी नहीं समझा जा सकता। और नई कहानी में नयापन क्या है, उसके लिए मैंने 2 कहानी चुनी, एक वापसी और दूसरा चीफ की दावत। प्रेमचंद के बारे में सभी ने लिखा है, सभी ने कहा है कि वे सामाजिक सरोकारों के रचनाकार रहे हैं और कैसे सामाजिक सरोकार से उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आगे चल कर के कफन और गोदान में यथार्थवाद का रूप ले लेता है। कहानी में की भी यही स्थिति है। कफन कहानी पर आज भी जितनी चर्चा होती है, आज के समय में जो सबसे अच्छी कहानी लिखी गई होगी उस पर भी उतनी चर्चा नहीं होती। इसी से पता चलता है कि कफन अभी भी आगे चलकर भी वह कितनी समकालीन कहानी बनी रहेगी। इसलिए उसके अंदर तरह तरह की चीज़ें समाजशास्त्रीय अध्ययन करने वालों ने अलग तरह की उसकी व्याख्या की, दलित रचनाकारों ने उसकी अलग व्याख्या की, आलोचकों ने, और जो पुराने आलोचकों ने उस दौर में की थी। असल में कहानी कम समय में बड़ी बात कहने की कुव्वत वाला रचनाकार ही लिख सकता है। इसलिए कहा भी जाता है कि उपन्यास की अपेक्षा कहानी में कलात्मकता ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वह तत्काल पाठक को प्रभावित कर सके और सोचने पर विवश कर दे, बेचैन कर दे। कफन कहानी इसी तरह की कहानी है। इसके अंदर चरित्र के रूप में केवल 2 हैं, बाप और बेटे। अक्सर बाप बेटे को हम इस रूप में ध्यान देते ही नहीं हैं कि ये 2 पीढ़ी है, पिता है, पुत्र है। पिता कहीं न कहीं पुत्र के विकास में, सामाजिक दायित्व बोध के विकास में पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कहानी में स्त्री पात्र है ही नहीं, लेकिन कहानी की शुरुआत स्त्री की पीड़ा से ही शुरू होती। वह जो बुधिया है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, वह मंच पर आती ही नहीं है, वो तो पर्दे के पीछे नेपथ्य में है। केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती है, पीड़ित आवाज़। और वह पीड़ित आवाज़ किस चीज़ की है, तो प्रसव पीड़ा की है। कई बार हम भूल जाते हैं कि आज के दौर में प्रसव अक्सर लोग हॉस्पिटल में जाकर नर्सिंग होम कराते हैं, नर्सिंग होम में, यहाँ तक कि स्टेटस सिंबल बन गया है। गांव में भी लोग कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है बावजूद इसके नर्सिंग होम में ही ले जाते हैं। इसलिए जो हमारे मन में आज का की यह ग्रंथि पड़ी हुई है, वह ये समझ लेती है कि जैसे बुधिया रोगी हो, न कि प्रसव पीड़ा। यह प्रसव पीड़ा से गुजरती स्त्री, आखिर उस समय वहाँ स्त्री का होना लाजिमी है या घीसू और माधव का, किसी को ख्याल नहीं आता। अक्सर हम ये भुला बैठते हैं और कह देते हैं दोनों संवेदनहीन है। कहानी की शुरुआत 2 वाक्य जो है वातावरण जो प्रेमचंद खींचते हैं कि ठंडी, अंधेरा, इसको हम भूल जाते हैं। ठंड क्या है, अंधेरा क्या है, ऊष्मा है ही नहीं। और स्थूल रूप में अगर ठंडी और अंधेरे को हम लें तो ठंडी के मौसम में दूर से की पास की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती।
दो कारण, एक तो कुहासा पड़ता है और कुहासा के कारण दूर तक आवाज़ नहीं जा सकती, वह कुहासा पानी आवाज़ को सोख लेता है। और दूसरा कारण, ठंड में लोग रजाई कंबल और उसको ओढ़ के सोते हैं, दरवाजे खिड़की बंद करके सोते हैं, इसलिए भी नहीं सुनाई देती। एक प्रसव पीड़ा से चीखती चिल्लाती स्त्री, जहाँ स्त्रियों की ज़रूरत है और स्त्रियाँ ज़्यादा संवेदनशील मानी जाती हैं, ज़्यादा करुणाशील मानी जाती हैं, उन्हें भी यह आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये व्यंग्य है हमारे समाज पर। नए का जन्म होना है और नए का जन्म जब होगा तो पीड़ा के द्वारा होगा, और वह पीड़ा दोनों को होती है, बच्चे को भी होती है, माँ को भी होती है। और अगर इसको हम वैज्ञानिक रूप से दोनों तरफ से देखें तो पता चलेगा कि ये दोनों अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता अपनाते हैं। माँ कोशिश करती है कि उसको त्याग दे और बच्चा कोशिश करता है कि वह बाहर न आ जाए। ये दोनों की ताकत एक दिशा में संयुक्त होती है और तब प्रसव होता है, तब जन्म होता है, और जो दोनों के लिए प्रसन्नता या खुशी का कारण बनता है। इस कहानी में वातावरण 2 लाइन का, इसके बाद जो प्रेमचंद हमारे समाज का चित्र खींचते हैं उसके अंदर दिखाते हैं 2 ही तरह के लोग हैं, एक काम करने वाले, दूसरा काम न करने वाले। काम करने वाला दुखी है, काम न करने वाला सुखी है। इन दोनों के बीच में घीसू है और इसीलिए उसको न काम करने वाले स्वीकार पाते हैं और न काम